भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय हिंद। सेवा पखवाड़ा जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस से 17 सितंबर से प्रारंभ होकर आज उसका समापन हो रहा है। 2 अक्टूबर जहां आज गांधी जी की भी जयंती है और हमारे भारत रत्न भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी जयंती है। इस दिन ये कार्यक्रम जो बैटन सोल्जर समारोह जो रखा गया है, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से इसके संयोजक आयोजक हमारे सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, लेफ्टिनेंट जनरल ओपी सबरवाल जी, मंच पर विराजमान लेफ्टिनेंट जनरल आनंद स्वरूप जी, ब्रिगेडियर केजी बहल जी, लेफ्टिनेंट कमांडर शरण सिंह जी, हमारे एमडी उपनल श्री चंद्र सिंह धर्मसत्तू जी, लेफ्टिनेंट कर्नल बीएस रावत जी, निदेशक सैनिक कल्याण, सामने बैठे हुए हमारे जनरल सबरवाल साहब और हमारी आंटी कौशिक जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे शमशेर भाई समेत सभी सेना के सभी हमारे वरिष्ठ सभी अधिकारीगण, सभी जवान, मैं सबको जवान कह रहा हूँ, और सैनिक जो कभी पूर्व नहीं होते, हमेशा सैनिक रहते हैं। मैं देख रहा था कि मेरे सब पिता समान बुजुर्ग जिनके अंदर आज भी जवानों जैसा जज्बा है, आप सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबको मैं नमन करता हूँ आज के अवसर पर। यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, हमारे सभी नौजवान साथी, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप सबका सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये सम्मान आपका नहीं है, अपितु आप वीरों को सम्मानित करके मैं स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आप लोगों की वीरता, शौर्य और समर्पण के कारण ही हमारे देश की सीमाएं हमेशा सुरक्षित रही हैं। हमेशा हमने दुश्मन से हर मोर्चे पर सफलता पाई है और हमेशा दुश्मनों के दांतों को खट्टा करने का काम किसी ने किया है तो हमारी भारत की सेना ने किया है, आप सब लोगों ने किया है। हमारी सेना का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। सेना हमारी हमेशा शक्तिशाली रही है। शौर्य, पराक्रम, वीरता उसका एक संकल्प रहा है और ये स्वर्णिम हस्ताक्षर जो मेरे सामने उपस्थित हैं, ये मेरे लिए गर्व का पल है कि मैं एक बार पुनः आप सब वीरों को पुनः मैं नमन करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने हर मोर्चे पर तिरंगे की आन, मान और शान के लिए हमेशा उसके मान को बढ़ाने का काम किया है। यही कारण है कि आज देश का हर नागरिक भारत की सेना के प्रति उसका एक अलग प्रकार का सम्मान है। कहीं भी सेना होती है, कहीं भी हमारे सैनिक होते हैं, तो उनके लिए एक अलग प्रकार का एक श्रद्धा का भाव, एक सम्मान का भाव हर किसी के मन में होता है कि सैनिक जा रहे हैं, सैनिक वहां पर है, उनकी टुकड़ी वहां पर है, उनकी पोस्ट वहां पर है। इस प्रकार का कथन सबके मुंह से एकाएक निकलता है और एक सेना के प्रति यही हमारे एक विशिष्ट भाव है, या मैं कहूं कि एक सामान्य नागरिक की भाषा में या उसके शब्दों में मैं व्यक्त करूं तो हमारे आसपास अगर कोई सैनिक है तो उसकी उपस्थिति का अर्थ है सुरक्षा।
हमारे आसपास सैनिक की उपस्थिति का अर्थ है साहस। हमारे आसपास सैनिक की उपस्थिति का अर्थ है कर्तव्य निष्ठा। हमारे आसपास सैनिक की उपस्थिति का अर्थ है राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति भक्ति, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा। ये हमारे सैनिक के लिए एक भाव, जो एक सामान्य नागरिक, सामान्य देश का व्यक्ति, जो उसकी सोच है, वो दर्शाता है कि उस सैनिक को किस किस प्रकार से उसके बारे में सोचता है, किस किस प्रकार का उद्धरण करता है। और हमारे उत्तराखंड की पहचान तो देवभूमि के बाद वीर भूमि के नाम से भी जानी जाती है। चाहे कोई युद्ध हो, 1962 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, मेघदूत ऑपरेशन हो, शांति सेना का हो, सियाचिन पर चलने वाला कोई ऑपरेशन हो, पुंछ या राजौरी में चलने वाला कोई ऑपरेशन हो, कारगिल का युद्ध हो, या गलवान की घाटी का युद्ध हो, या पुलवामा का सर्जिकल स्ट्राइक हो, या म्यांमार कर जाकर दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर दूसरे आतंकवादियों को खदेड़ने का काम हो, कोई ऐसा अवसर नहीं है जिसमें उत्तराखंड के वीर सैनिकों ने अपना योगदान न दिया हो। उत्तराखंड के लाखों वीर सैनिक इस देश के लिए अपनी बहादुरी और साहस जिन्होंने दिखलाया है, वो न केवल देवभूमि के लिए, वीर भूमि के लिए, बल्कि विश्व को शांति का मार्ग दिखा सकती है। वरन आवश्यकता पड़ने पर शौर्य और वीरता को भी प्रदर्शित कर सकती है। उत्तराखंडी युवाओं के लिए आज सेना केवल एक आजीविका का साधन नहीं है, अपितु मां भारती की सेवा करने का एक मार्ग है, एक रास्ता है। इसीलिए जनरल बिपिन रावत जी, जो अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने एक बार कहा था कि सेना केवल आजीविका का साधन नहीं है, सेना देशभक्ति का दर्जा है, सेना अनुशासन का एक रास्ता है, सेना सेवा का माध्यम है। मैं स्वयं एक सैनिक परिवार से आता हूं। एक सैनिक पुत्र के होने के नाते मैंने हमेशा एक सैनिक की राष्ट्र के प्रति जो एक भावना होती है, राष्ट्र के प्रति सेवा की भावना होती है, एक भाव होता है, उस जज्बे को भी मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मैंने अपने पूज्य पिताजी को, जैसा अभी इन्होंने मंच से बताया आदरणीय गणेश जोशी जी ने, मैंने देखा कि जब वो ड्यूटी पर होते थे तो उनकी कमी बहुत महसूस होती थी, बहुत खलती थी। और जब कभी वो लौट कर आते थे, साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती थी तब, तो घंटों उनसे हम लिपट जाया करते थे, लिपटते थे। मैं सोचता हूं कि एक सैनिक जो सीमाओं पर देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए 24 घंटे अपने को लगाता है, उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को, उनकी पत्नी को, उनके परिवार को उसकी कितनी कमी खलती होगी, मैं भली भांति महसूस कर सकता हूं। और ये हमारे हर सैनिक के बच्चे की कहानी है। सैनिकों का समर्पण किसी से नहीं छिपता, लेकिन उसका परिवार जो त्याग करता है, उस त्याग को हृदय के अंदर से करने के अवसर, हृदयंगम करने के अवसर बहुत कम आते हैं, बहुत कम बार होता है। पिताजी से मैंने अपने भारतीय सेना के पराक्रम के बारे में, उनकी कहानियों को सुनने का, बहादुरी, सेना की बहादुरी के किस्सों को सुनना, कैसे लड़ाई लगती थी, कैसे सेना आगे जाती थी, कैसे क्या क्या होता था, पूरा कैसे पीछे से फोर्स लगाई जाती थी, कैसे आगे जो है वो कौन सी, वो क्या होता है जो आगे जाती, सबसे आगे कौन सी बोलते हैं उसको, स्काउट, इन्फेंट्री पीछे से कह रहे हैं, और कैसे रिजर्व फोर्स पीछे रखी जाती थी, कैसे मोर्चे पर पहले कौन लोग लगाए जाते थे। ये सब मैंने बचपन में सुना और बड़े चाव से मैं सुनता था इन वीर कथाओं को। सुन मुझे ऐसा लगता था कि सेना में जो काम करते हैं, जो सैनिक हैं, जो आप लोग जिस जीवन को जीकर आए हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं है। मैं ऐसा, मेरे मन में उनके लिए ऐसा भाव आता था, वो साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वो महामानव होते हैं।
लेकिन इस देश में एक ऐसा दौर भी रहा जब इन महामानवों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। जो उनके रोजमर्रा की जरूरतें होती थी, आवश्यकताएं होती थी, उन आवश्यकताओं के लिए भी उनको तमाम प्रकार से संघर्ष करना पड़ता था। सैनिकों के पास ठंड से बचने के लिए जहां बूट नहीं होते थे, दुश्मन की गोलियों को रोकने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होते थे, अच्छे हथियार नहीं होते थे, पहनने के अच्छे कपड़े नहीं होते थे। इसके अभाव के बावजूद भी हमारे वीर सैनिक उन्होंने कभी भी हमारे देश के तिरंगे की आन बान शान को आंच भी नहीं आने दी, कभी कोई कमी नहीं आने दी। ये हमारे सैनिकों का पराक्रम है। लेकिन आज जिनके जन्म दिवस पर आप सबको ये सम्मानित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में जहां सेना को सशक्त बनाने के लिए, सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए, सेनाओं को मजबूत करने के लिए, भारत को एक सशक्त भारत बनाने के लिए, भारत को एक समर्थ भारत बनाने के लिए, भारत को एक समरस भारत बनाने के लिए, भारत को दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आज एक हर क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में विशेष रूप से सशक्तिकरण के लिए एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज न केवल हमारे सैनिक अत्याधुनिक हथियारों और सुविधाओं से लैस हैं, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है, क्योंकि आज हमारे पास देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपना जन्मदिन, अपना कोई विशिष्ट त्योहार, होली हो, दिवाली हो, कोई पर्व हो, वो कोई प्रधानमंत्री आवास में नहीं मनाते, वो दिल्ली में नहीं मनाते, बंबई में भी नहीं मनाते। वो अगर कहीं अपना ऐसे पर्वों को मनाने का काम करते हैं तो दूर दराज पर जो हमारे सैनिक मां भारती की सेवा में 24 घंटे तैनात हैं, उनके बीच में जाकर अपना ये सब जो है कार्यक्रम करते हैं। निश्चित रूप से आज हमारी सेना दुश्मन को जवाब देने के लिए पहले की तरह इंतजार नहीं करती है। पहले के समय में गोली आती थी, कोई हमारे सैनिक शहीद हो जाते थे, तो कई महीनों तक ये इंतजार करना पड़ता था कि कब आदेश मिलेगा। दिल्ली जाता था तो जवान। और आज किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। आज अगर गोली आती है तो गोली का जवाब गोले से दिया जाता है, क्योंकि आज मोदी जी ने कहा है कि जब युद्ध काल होता है, उन्होंने पहली बार कहा जब युद्ध हो रहा था, जब युद्ध जैसी स्थितियां हो रही थी, कि आप क्या कह रहे हैं इसमें, तो उन्होंने कहा जब युद्ध होता है तो उस समय कोई मुंह से नहीं बोलता है, उस समय हमारे हथियार बोलते हैं, उस समय हमारे गोले बोलते हैं, उस समय हमारी तोपें बोलती हैं। इस प्रकार का एक आदेश आज भारत की सेना को है। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का कार्य आदरणीय मोदी जी द्वारा किया गया है, वो वास्तव में आजाद भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। वन रैंक वन पेंशन जैसे कदमों से हुई शुरुआत इस सुधारवादी यात्रा में राफेल, डिफेंस कॉरिडोर और सीडीएस जैसे जो महत्वपूर्ण पद हैं, उनको सर्जन जैसे कई महत्वपूर्ण पड़ाव भारतीय सेना के आ चुके हैं। हमारी वीर भूमि के लिए एक बार फिर गौरव का क्षण था जब हमारे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को देश का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है, दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस बनाया गया है। अग्निवीर जैसी बहुआयामी योजना से सेना हेतु युवाओं को और भी अधिक प्रोत्साहित किया है। वीरता में भारत की सेना का पहले भी कोई साने नहीं था। ऐसा नहीं था कि भारत की सेना कभी कमजोर रही है, उनके जज्बे में कभी कोई कमी नहीं थी, उनके शौर्य में, पराक्रम में, उनकी वीरता में कभी कोई कमी नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब वो दिन भी दूर नहीं है जब पूरी तरह से मॉडर्न होकर, आधुनिकता से लैस होकर भारतीय सेना पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना होगी। आने वाले समय में जिस प्रकार से आज खाता खींचा जा रहा है, पहले भारत की एक बहुत बड़ा बजट
जो सेना में हथियार खरीदे जाते थे उसके लिए खर्च हो जाता था। अब धीरे धीरे नए भारत में, जिस भारत की कल्पना की गई है कि भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, मोदी जी उसके शिल्पी हैं, आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं। और अब भारत बड़े पैमाने पर जहां हथियारों का आयात करता था, वहीं अब भारत हथियारों का निर्यातक देश बन गया है। बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में हमको उसका मिलने वाला है। इसका पूरा खाका तैयार हो चुका है। आप जैसे प्रतिभावान जो सैनिक, उनके मार्गदर्शन में इस अभियान की सफलता भी सुनिश्चित हो रही है। कोई भी अवसर आता है, हम लोग आप सबको याद करते हैं और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि कोई क्षण आया हो, हर क्षण में आप सब लोगों ने एक अभिभावक की तरह हम लोगों के साथ खड़े रहे हैं। आपने हम लोगों के हर बात का समर्थन किया है, अपना आशीर्वाद दिया है, अपना मार्गदर्शन दिया है और हमेशा उत्साह बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि आज के दौर में मैं देखता हूं कई बार कुछ लोग भटक जाते हैं, कुछ लोग इधर चले जाते हैं, कुछ लोग उधर चले जाते हैं। और उत्तराखंड के अंदर जहां आप जैसे वीर सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या है, मैं पूरे विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, मन से, वचन से, कर्म से, आत्मा से हम लोगों ने तय किया है कि एक सैनिक के पुत्र होने के नाते, एक सैनिक हमारे अभिभावक हैं, उनके सामने मैं कह सकता हूं कि हमने विकल्प रहित संकल्प के आधार पर उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करने का संकल्प लिया है। आप सभी सेवानिवृत्त वीरों पर देश को मान था और हमेशा रहेगा। हर पद पर आपके अनुभव और सानिध्य की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जब भी आपकी आवश्यकता हुई है, आप हमेशा हम लोगों के सर पर आपका हाथ रहा है, चाहे कोई अवसर हो। इन्हीं कारणों से आज हम स्थितियां, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन हर समय हम लोग ऊर्जा से भरे होते हैं। आज मैं प्रातःकाल में 6 बजे से आज काम पर लग गया। 7 बजे मैं आज गांधी पार्क में गया, शहीद स्थल पर गया। उसके आने के बाद कुछ कार्यक्रमों में गया, फिर मैं मुजफ्फरनगर गया। मुजफ्फरनगर के कई कार्यक्रमों में आज भाग लेकर, आज रामपुर तिराहा कांड जो 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए, जहां हमारी माताओं बहनों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वहां पर नरसंहार हुआ, गोलियां चलाई गई, आज उसकी बरसी का कार्यक्रम भी था। और वहां से आने के बाद मुझे बड़ी तीव्र इच्छा थी कि मैं अपने सभी अभिभावकों से मिलूंगा। और मैं बार बार, जैसे ही 5 बज रहा था तो मैं गणेश जोशी जी को फोन कर रहा था। मैंने कहा, चूंकि मैंने एक चीज बहुत पक्की सीखी है, वो आप ही लोगों से सीखी है, अनुशासन। और मैं कोशिश करता हूं, जैसे हम जैसे जो राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके बारे में ये धारणा बन गई है कि अगर 5 बजे का टाइम है तो 6 बजे आएंगे। मैं इस धारणा को बदलना चाहता हूं। और मैंने ठीक 5 बजे फोन किया तो गणेश जी का फोन आया कि अभी 15 मिनट बाद आइए आप। 15 मिनट के बाद फिर फोन किया तो पता लगा कि आप लोग थोड़ा और विलंब से आने वाले हैं। तो मैं 5:35 पर वहां से निकला हूं और मन में बहुत तीव्र इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी मिलूं, क्योंकि आप सब में जितने हमारे सब सैनिक, जिनकी हिम्मत, जिनकी आज भी जो है जज्बा, जो उनके अंदर कूट कूट कर भरा है, एक आत्मबल भरा हुआ है। मुझे आप सब में मुझे अपने पूज्य पिताजी के दर्शन हो रहे थे। मैं देख रहा था कि मेरे पिताजी कैसे होते थे। बिल्कुल मैं बहुत भावुक हो रहा था आप सबसे मिलकर। वो क्षण आया। मैं गणेश जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए सैनिकों के कल्याण के लिए। हम लोग लगातार कृत संकल्पित हैं, क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं वो हम अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा है कि सैनिक कल्याण विभाग के लिए 10 वाहन खरीदे जाएंगे। मैं इसकी घोषणा करता हूं। और राज्य स्तरीय जो सैनिक विश्राम भवन है, उसका जीर्णोद्धार, सही साज सज्जा, जो भी धनराशि उसमें लगेगी उसको धनराशि लगाई जाएगी। हाउस टैक्स में छूट ऑफिसर जवान सभी को मिलेगी।
इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इसके अलावा सैनिकों के वेलफेयर के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में हम लोग 3 दिन का एक मंथन शिविर भी करने वाले हैं। उसमें हम हर सेक्टर को लेंगे। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों में उत्तराखंड का जो हमारा बजट है, उत्तराखंड की जो ग्रोथ रेट है, वो जस्ट इसके दुगने पर जाए। उसके लिए हर विभाग का, हर सेक्टर का एक रोड मैप बना रहे हैं। जैसे गणेश जी ने अभी सैनिक कल्याण विभाग का इनके अधिकारियों ने बनाया है, उद्यान विभाग का बनाया है, कृषि विभाग का बनाया है, रोडों वाले डिपार्टमेंटों का बनाया है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बनाया है। इसी प्रकार से सारे विभाग अपने यहाँ पर अगले 3 सालों का रोड मैप बनाए। उस रोड मैप के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारा एक वर्क कल्चर, जो सेना का वर्क कल्चर होता है, आज मोदी जी पूरे देश के अंदर उस वर्क कल्चर को लागू कर रहे हैं। ये 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का वर्क कल्चर नहीं है काम का, कि केवल औपचारिक होकर ऑफिस में आइए, ऑफिस से वापस चले जाइए। जैसे सेना के आप लोग सैनिक होते हुए और सेना से घर आने के बाद भी आपका रूटीन वही रहता है कि 24 घंटे में से जो है जितनी देर सोए हैं उतनी देर ही सोए हैं, उसके अलावा कुछ न कुछ काम करना है, कुछ न कुछ काम करना है। उस वर्क कल्चर को हमें अपने सरकारी सिस्टम में भी लाना है। उसको लाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं आज एक बार पुनः भारत माता के चरणों में शीश नवाते हुए हमारे विख्यात कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि गगन गगन तेरा यश फहरा, गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, छिपी जल नभ पर डाले हिंडोले, चरण चरण संचरण सुनहरा। ओ ऋषियों के त्वेष, ओ ऋषियों के त्वेष, प्यारे भारत देश, प्यारे भारत देश, प्यारे भारत देश। जय हिंद, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत